हाय, मेरा नाम है अर्जुन और आप मुझे देख रहे हैं इंडेस एकेडमी पे। ऐसा एक सुपर अमेजिंग सेशन जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हो, साथ ही साथ उसमें आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कराए जाए। आपको जब जब लेक्चर हो तब तब आपको डेडिकेटेडली डीपीपीज भी प्रोवाइड किए जाए। तो वेलकम है आपका ऐसे सुपर अमेजिंग सेशन में। मैं भी इस सेशन के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये इंडेस एकेडमी पे रिकॉर्ड होने वाला फर्स्ट एवर वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है बेटा मोल कंसेप्ट, जो कि आपको आपके एनसीईआरटी में एज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के नाम से मिलेगा, पर इसे जनरली मोल कंसेप्ट करके रेफर किया जाता है क्योंकि इस चैप्टर में मोल के रिगार्डिंग ही ज़्यादा चर्चा की गई। तो क्या होता है मोल? व्हाट इज अ मोल? मोल बता ज़्यादा कुछ नहीं, जैसे एक डजन होता है वैसे ही मोल। मोल इज जस्ट अ काउंटिंग यूनिट लाइक अ डजन। जैसे डजन होता है वैसे ही मोल है। जैसे कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जैसे हम 12 एंटिटीज को डजन करके रेफर करते हैं, वैसे हमारे पास एक एंटिटी है, उसको हम मोल कर रेफर करते हैं। तो वो एंटिटी क्या है जिसे हम मोल कर रेफर करते हैं? तो वो एंटिटी है बेटा 6.02 इंटू 10⁻23। इस एंटिटी को हम मोल करके रेफर करते हैं। जैसे डजन का कॉन्सेप्ट है वही मोल का कॉन्सेप्ट है। तो हम डजन किस लिए यूज करते हैं? फॉर ह्यूमन कन्वीनियंस। जैसे कि हमें 3.3 रुपीज पर केला, इस हिसाब से केले खरीदना कितना मुश्किल है कि अगर 18 केले खरीदने हो 3.3 रुपीज पर केले इस हिसाब से, तो क्या आप आसानी से खरीद पाएंगे? पर उसी जगह खरीदने वाला और बताने वाला भी बस जस्ट इतना बोल दे कि 40 रुपए डजन केला है, तो क्या आप 18 केले आप आसानी से खरीद पाएंगे 60 रुपए में? क्योंकि एक ह्यूमन कन्वीनियंस क्रिएट हो गया ना, क्योंकि हमने 12 एंटिटीज के केले को हमने एक डजन कहा, बेचने वाले ने डजन में बताया, हमने डजन में खरीदा, तो हमारा एक कन्वीनियंस क्रिएट हो गया। तो हम डजन किस लिए यूज करते हैं? फॉर ह्यूमन कन्वीनियंस। वैसे ही हम मोल किस लिए यूज करते हैं? यही सेम चीज है, फॉर ह्यूमन कन्वीनियंस। तो हम डजन से क्या काउंट करते हैं बेटा? जैसे एंटिटीज, फ्रूट्स हो गए, कोई एटम्स हो गए, चाय के कप हो गए, ऐसी चीजों को हम एंटिटीज को डजन में काउंट करते हैं। वैसे ही मोल से, मतलब मोल देखो कितना बड़ा नंबर है, 10⁻23 है। बिलियन ट्रिलियन की भी इतनी 10⁻⁴ नहीं होती। इतने बड़े नंबर से हम क्या काउंट करते हैं? तो इतने बड़े नंबर से हम काउंट करते हैं बेटा माइक्रोस्कोपिक लेवल के एंटिटीज, जैसे कि हो गया एटम, आयंस, मॉलिक्यूल्स, किसी चीज के पार्टिकल्स। इन चीज को काउंट करने के लिए हम माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल्स होते हैं उनको काउंट करने के लिए मोल एज अ काउंटिंग यूनिट हम यूज करते हैं। जैसे बेटा आप डजन यूज करते हैं काउंटिंग यूनिट एंटिटीज को काउंट करने के लिए, वैसे ही मोल यूज करना है एंटिटीज को काउंट करने के लिए। इसी चीज को आपकी एनसीईआरटी कुछ इस तरह कहती है। आपकी एनसीईआरटी कहती है बेटा, जस्ट एज वी डिनोट डजन फॉर 12 एटम्स, स्कोर फॉर 20 एटम्स, gross for 144 atoms, we use idea of mole. We use idea of mole to represent, to count the entities at microscopic level, just like atoms, molecules, ions. इन जो भी माइक्रोस्कोपिक लेवल की चीज हो उसे हम मोल से काउंट करते हैं। अगर मान लो कोई बोले कि मुझे पेन काउंट करने हैं, तो क्या हम पेन काउंट कर पाएंगे मोल से? बिल्कुल काउंट कर पाएंगे। जिस चीज के हमारे पास 6.02 इंटू 10⁻23 एंटिटीज होंगे, उस चीज के हमारे पास एक मोल एंटिटीज है, ऐसा हम कह सकते हैं ना। मान लो हमारे पास 12 केले हैं, 12 पेन है, तो 12 पेन को भी हम एक डजन पेन कहेंगे, 12 केलों को भी हम एक डजन केले कहेंगे। वैसे बेटा अगर मेरे पास कोई एटम्स है 6.02 इंटू 10⁻23, इतने मेरे पास अगर एटम्स है तो मैं कह दूंगा मेरे पास एक मोल एटम है। अगर मेरे पास एक
6.02 इंटू 10⁻23 इस तरह के पेन्स है, तो मैं कह दूंगा कि मेरे पास एक मोल पेन है। जैसे डजन यूज होता है काउंट करने के लिए, वैसे ही मोल यूज होता है। तो आपके दिमाग में सवाल आता होगा, 12 तो रोजमर्रा की जिंदगी में आ गया, फ्रूट काउंट करने में, किसी चीजों को काउंट करने पर इतना बड़ा नंबर कैसे आया, एक मोल का नंबर कैसे आया? तो बेटा ये मोल का नंबर, हाउ वी गेट दिस मोल नंबर, ये समझने के लिए बेटा आपको कुछ बेसिक से गुजरना होगा, ताकि आप वो डेफिनेशन समझ पाए कि हम ये नंबर कैसा लिया, कैसे पाए हम इस नंबर को। तो चलिए पहले कुछ बेसिक करवा लेते हैं। मेरा मन नहीं है ये बेसिक करवाने का, पर फिर भी करवा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो के नीचे भी बोल दिया था कि आपसे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास में ही कराए जाएंगे, और इस बेसिक पे क्वेश्चंस आते हैं। आगे देखिए होता है ऐसे क्वेश्चन। बेटा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आपने 9th 10th में पढ़ रखी होगी, फिर भी पढ़ लीजिए इस, और इसके सेंटेंसेस पे गौर से ध्यान दीजिए, इन पर सवाल आते हैं। तो बेटा फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम्स, बिल्कुल सही है बेटा। वो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी मैटर का जो इंडिविजिबल एटम होता है उसी को एक अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर मानती है। वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इन चीजों के बारे में तब डिस्कवरी ज्यादा नहीं हुई थी, तब की डिस्कवरी आज की डिस्कवरी के हिसाब से नहीं है ये स्टेटमेंट। All atoms of given element have identical properties including identical masses. Atoms of different element have different masses. बिल्कुल से बेटा कार्बन और ऑक्सीजन का मास अलग होता है। किसी एलिमेंट का मास कुछ है तो किसी एलिमेंट का मास कुछ और है, इसीलिए उनकी केमिकल्स और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है ना। Compounds are formed when atoms of different element combine in a fixed ratio. बिल्कुल सही है बेटा, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलता है तभी वाटर बनता है। 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन जुड़ेंगे तो हम उसे वाटर नहीं कुछ और कहेंगे। चौथा स्टेटमेंट है बेटा केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, बस एटम की जगह मैटर लगा दीजिए, क्योंकि आज आप जानते हैं ओपेनहाइमर देख रखी है आपने, न्यूक्लियर फिशन फ्यूजन रिएक्शन में एटम का टूटता है, एटम जुड़ता है। तो ऐसे तो नहीं कह सकते कोई केमिकल रिएक्शन में एटम्स क्रिएट भी नहीं होता और एटम्स के टुकड़े भी नहीं होते। हाँ, पर मैटर क्रिएट नहीं होता, और मैटर के मतलब जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं वो उतने ही रहते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम उसे क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते किसी मैटर को। तो चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। एटम क्या होता है? किसी मैटर के, किसी एलिमेंट के जो एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर होता है उसे हम एटम कहते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट कंसिस्ट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट की अगर कोई पार्टिकल सारे जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो कैरी करता है तो उस पार्टिकल को हम एटम कहेंगे, उस इंडिविजुअल पार्टिकल को हम एटम कहेंगे। तो एटम किन चीजों से बना होता है? एटम बना होता है बेटा सब एटॉमिक पार्टिकल से, जैसे कि होगा बेटा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं ना, इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। तो बेटा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इनका आपको मास पता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है पता है? पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, एक्चुअल जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का वो पता है क्या, ये पूछ रहा हूँ। मास का मैग्नीट्यूड पता है क्या, ये पूछ रहा हूँ। इन्हीं चीजों पे सवाल आता है। चलिए बेटा देख लेते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब जैसे कि आपको पता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का नेचर होता है नेगेटिव, प्रोटॉन का पॉजिटिव, न्यूट्रॉन का न्यूट्रल। वही बेटा एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है बेटा 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। वही प्रोटॉन का 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। वही न्यूट्रॉन का बेटा एक प्रोटॉन से बस थोड़ा सा ज्यादा होता है,
पर हम कैलकुलेशन के लिए एटलीस्ट हमारे एनसीईआरटी लेवल के कैलकुलेशन के लिए इसे भी उतना ही जितना प्रोटॉन का होता है उतना ही मान लेते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। वही बात रही बेटा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज की, तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वही जितना प्रोटॉन पे होता है उतना ही एक इलेक्ट्रॉन पे होता है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज दोनों पे सेम होता है मैग्नीट्यूड वाइज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बस फर्क ये होता है कि इलेक्ट्रॉन पे पाया जाता है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19, वहीं प्रोटॉन पे पाया जाता है बेटा पॉजिटिव चार्ज। जस्ट अपोजिट से प्रोटॉन पे चार्ज पाया जाता है पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं पाया जाता। चलिए लिख लीजिए। और ये सिर्फ लिखना नहीं है, आपको याद भी रखना है। ये चीजें आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में काम आती है। ढंग से याद करनी है और 100% याद करनी है। थोड़ी सी हैंडराइटिंग प्रॉब्लम है तो फिर भी आप लिख के याद करिए घर जाकर। चलो बेटा एक क्वेश्चन कर दो जो कि आपने बेसिक पढ़ा है उसी पे क्वेश्चन है, इसीलिए तो बेसिक पढ़ा है क्योंकि क्वेश्चन आ रहा है। बट 2023 लास्ट ईयर में ही क्वेश्चन आया है, 2023 में देख लीजिएगा। क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट पकड़ना है। Atoms of all element are composed of two fundamental particles। बिल्कुल गलत बेटा, अभी पढ़ के आए 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते, 2 कहां से आ गए? The mass of electron is 9.10939 into 10⁻⁻31 kg। बिल्कुल सही बेटा, अभी आपको बताया गया था एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है बेटा 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है बेटा ये। तीसरा ऑप्शन है बेटा ऑल द आइसोटोप्स ऑफ गिवन एलिमेंट शोज सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। बिल्कुल सही है बेटा, सारे आइसोटोप्स लगभग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, बिल्कुल सही है। और स्टेटमेंट डी है बेटा प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। बिल्कुल नहीं बेटा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में है तभी तो उन्हें न्यूक्लियॉन्स कहा जा रहा है। इलेक्ट्रॉन कहाँ न्यूक्लियस में होता है जो जिस न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रिगार्ड्स द एटम एज अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। बिल्कुल बेटा, आप डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का पहला ही स्टेटमेंट है वो एटम को इंडिविजिबल पार्टिकल मानता है। तो वही तो कह रही स्टेटमेंट एटम्स एज एन अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। बिल्कुल बेटा, एज अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर ही मानती है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो बेटा सही स्टेटमेंट बने बी सी ई, ऑप्शन चूज करिए। ऑप्शन ए बनता है बेटा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेसिक, इसलिए आपसे बेसिक करवाया जा रहा है, और हमें तो कोई शौक नहीं। और आपको ये बेसिक्स पहले से ही पता होना चाहिए। नहीं पता है तो अभी पढ़ाया क्या है, अब इससे याद रखना है। लिख लीजिए, बाद में घर जाकर पढ़ पढ़ के याद कर लीजिएगा। एटम का मास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, प्रोटॉन का मास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चार्जेस क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको बाय हार्ट होनी चाहिए, याद करके ही रखनी है। चलिए बेटा आगे बढ़ते। अब आते हैं बेटा एटम हो गया, एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो गए। अब आते हैं बेटा एटम के मासेस पे। एटम के बेटा 3 तरह के मासेस पाए जाते हैं। एक होता है बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास, दूसरा होता है बेटा एटॉमिक मास इन एएमयू, तीसरा होता है बेटा ग्राम एटॉमिक मास।
बिल्कुल आराम आराम से पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, कोई चिंता नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। तो चलिए बेटा पढ़ते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। बेटा अगर किसी चीज की तुलना में मेजरमेंट किया जाए तब उसे रिलेटिव कहा जाता है। जैसे कि देखिए रिलेटिव डेंसिटी आपने पढ़ रखा होगा, वैसे इसका स्टेटमेंट ही मतलब हेडलाइन ही बता रहा है कि रिलेटिव एटॉमिक मास किसी मास के अगेंस्ट, किसी मास के रिलेटिव में किसी एक एटम के मास को नापा गया है, तब जाकर उसे रिलेटिव एटॉमिक मास ऐसे कहा गया है ना। तो बेटा किसी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट हम नापते हैं। जब बाजार जाएंगे तो एक सब्जी के एक तराजू में एक तरफ सब्जी रखता है, एक तरफ कोई स्टैंडर्ड वेट रखता है ना, 1 kg का, 2 kg का। तो हम किसी भी चीज को किसी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट नापते हैं। तो हमें एटम का मास नापना था, तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड होना जरूरी, तो वो स्टैंडर्ड बना बेटा हमारा एटॉमिक मास कांस्टेंट। एटॉमिक मास क्या कांस्टेंट क्या होता है? एटॉमिक मास कांस्टेंट होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ सीटेबल एटम। माने एक कार्बन का एटम लीजिए, उसके 12 टुकड़े कर लीजिए। अब 12 में से एक टुकड़े का जितना मास होता है उस उतने मास को एटॉमिक मास कांस्टेंट कहा जाता है। तो बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास की जो फॉर्मूला होता है, तो देखिए रिलेटिव एटॉमिक मास, बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है मास ऑफ एन एटम डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ C12 एटम। कोई एटम C12 एटम के 1/12 हिस्से के बराबर के मास से कितना भारी है, उस चीज को हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। माने कोई जो एटम है वो एटॉमिक मास कांस्टेंट से कितना ज्यादा भारी है, उस चीज को ही रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। तो बेटा आप देख पा रहे होंगे ऊपर भी मास है, नीचे भी मास है, तो ये बेटा एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाती है। तो ये है बेटा डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस है क्योंकि ये बेटा रेशियो है, सिर्फ ऊपर भी मास है, नीचे भी मास है। इसकी डेफिनेशन भी कुछ इसी तरह की। रिलेटिव एटॉमिक मास डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एवरेज मास of an atom of a chemical element in a given sample to the atomic mass constant। इसकी डेफिनेशन भी रेशियो की है। ऊपर किसी भी एटम का मास ले लीजिए और नीचे एटॉमिक मास कांस्टेंट से डिवाइड कर दीजिए। एक एटम एटॉमिक मास कांस्टेंट से कितना भारी है, उसी चीज को रिलेटिव एटॉमिक मास कहा जाता है। तो बेटा आपको बचपन से पता है कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, नाइट्रोजन का होता है बेटा 14, हाइड्रोजन का होता है बेटा 1। ये सारी चीजें आपको बचपन से ही पता है, बस आपको टर्मिनोलॉजी नहीं पता थी, वो टर्मिनोलॉजी मैंने बता दी। दूसरा मास होता है बेटा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ एन एटम एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ AMU। अब ये AMU क्या बोला है बेटा? AMU एक यूनिट है। जैसे देखिए आप एक एटॉमिक मास काउंट करने का एक यूनिट को ही एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। पर यूनिट क्यों चाहिए होता है? हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास था, पर उस रिलेटिव एटॉमिक मास से हमें बस एक रेशियो मिल रहा था, कोई एक ऐसा जो कि यूनिटलेस था। तो हमें एक यूनिट वाली क्वांटिटी चाहिए था, यूनिट वाला एक नंबर चाहिए था। यूनिट वाला नंबर क्यों चाहिए था? तो देखो एक पाउंड आपको पता है एक मास का मेजर करने का एक यूनिट है पाउंड, फॉरेन में यूज होता है ज्यादातर। तो एक पाउंड बराबर होता है बेटा 0.454 किलोग्राम। तो बेटा पाउंड को हम एक यूनिट होने के कारण किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर वहीं रिलेटिव एटॉमिक मास सिर्फ एक रेशियो है, उसको बाकी किसी यूनिट में कन्वर्ट करना ही नहीं जा सकता। इसीलिए हमें एक एटॉमिक मास यूनिट की जरूरत पड़ी, ताकि हम उस एटॉमिक मास यूनिट के मदद से एक एटम के मास को बाकी यूनिट्स में कन्वर्ट कर सके, ग्राम में कन्वर्ट कर सके, केजी में कन्वर्ट कर सके।
तो एटॉमिक मास यूनिट होता है बेटा वही जो एटॉमिक मास कांस्टेंट था उसी को एटॉमिक मास यूनिट बनाते हैं। एटॉमिक मास यूनिट भी बेटा इसी one atomic mass unit is defined as a mass exactly equal to 1/12 of mass of one C12 carbon atom। जो बेटा एटॉमिक मास कांस्टेंट था उसी को एटॉमिक मास यूनिट बना दिया फॉर कन्वेंशन। तो बेटा एक एटॉमिक मास यूनिट होता है तो 1 AMU बराबर होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये कहां से आया? तो बेटा ये आया मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से, प्रैक्टिकल मीन से ये आया। अब कौन सा प्रैक्टिकल हुआ था, कब हुआ था, इस पे पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ये पूछना नहीं है, ये बताया किया जाता है आपके एनसीईआरटी में नहीं। बस अब इतने हायर लेवल का मास स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको 12th में थोड़ी पढ़ाया जाएगा। बस समझिए प्रैक्टिकल मीन से आ गया। क्या आ गया? 1 AMU का ग्राम में मास। तो 1 AMU का ग्राम में मास कितना होता है? 1 AMU का ग्राम में मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर इस पे आप ज्यादा गौर करें तो आपको पता चलता है कि ये मास एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के मास के बराबर ही है। याद करिए एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास भी 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ही था। वैसे ही AMU का मास भी उतना ही है। उतना ही क्यों आता है एक AMU का मास? क्योंकि AMU का मास क्या है? एक कार्बन एटम के 1/12 मास के बराबर है। अब एक कार्बन एटम में न्यूक्लियस कितने होते हैं? 12, इसलिए तो इसका रिलेटिव एटॉमिक मास 12 आता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट आपने जाना होगा कि AMU होता है, इसका यूनिट क्या होता है? AMU। अब इस AMU से क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक कार्बन एटम का मास कितना होगा? एक कार्बन एटम का, मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूं, 1 मिनट। क्वेश्चन है बेटा व्हाट इज मास ऑफ 1 C12 एटम इन ग्राम। बेटा हमें एटॉमिक मास यूनिट की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि बेटा हमें एटम का मास जानना था और उसको किसी यूनिट में जानना था ताकि हम उस यूनिट के कन्वर्जन से बाकी यूनिट कन्वर्जन के लिए उसे यूज कर सके। जैसे अगर मुझे कोई एक कार्बन एटम का AMU में मास बता दे तो मैं उसे आसानी से उसे ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। तो कैसे कन्वर्ट किया जाता है? तो बेटा आपको पहले से पता है कि एक कार्बन एटम का मास होता है बेटा 12 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ 1 C12 एटम। ये तो पता है ना बेटा, एक कार्बन का 12 AMU एटॉमिक मास होता है। तो बेटा इसी AMU को एक AMU का ग्राम में कितना मास होता है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बेटा इसी को 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24, तो एक AMU में इतना होता है ना, इसलिए AMU को जो ग्राम में वैल्यू आती है उस वैल्यू से आपके 12 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आ गया। तो बेटा इसका आंसर आता है 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। आपको ये याद रखना है कि एक कार्बन एटम का मास कितना आता है? 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम इज इक्वल टू मास ऑफ 1 C12 एटम। आपको ये याद इसलिए रखना है कि बेटा सारी चीजें एक कार्बन एटम के सराउंड ही डिफाइन की जा चुकी है। एक कार्बन एटम को स्टैंडर्ड मान के उसके ही अराउंड बाकी सारी चीजें, जैसे आपने देखा होगा एटॉमिक मास कांस्टेंट हो गया, एटॉमिक मास यूनिट हो गया, तो सारे कार्बन के अराउंड ही डिफाइन किए जाते थे। क्योंकि बेटा तब कार्बन बहुत ही ज्यादा अबंडेंट क्वांटिटी में पाया जाता था। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड
अब मेरी बॉडी कार्बन की बनी है, आपकी बॉडी कार्बन की बनी है, रशियन गोरी है फिर भी उसकी बॉडी काली कार्बन से ही बनी है। ऐसा थोड़ी है काला मतलब कार्बन। अब देख लीजिए टेबल शुगर, मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट कार्बन ही है, फिर भी तो वो सफेद होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा मास है बेटा ग्राम एटॉमिक मास। तो बेटा एक एटम के मास को क्या कहा था हमने? एटॉमिक मास। वैसे ही बेटा एक मोल एटम के मास को ग्राम एटॉमिक मास कहा जाता है। जैसे देखो मान लो एक एटम के मास को क्या कहा था? एटॉमिक मास। वैसे ही वन मोल एटम के मास को ग्राम एटॉमिक मास कहा जाता है। अब ये मोल क्या होता है? आपने इंट्रोडक्शन में हमें बताया था कि मोल नंबर क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 को हम मोल करके रेफर करते हैं। तो कितने एंटिटीज को हम मोल कहते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज को हम मोल कहते हैं। तो एक मोल एटम का वेट माने कितने एटम का वेट? तो बेटा एक मोल एटम का वेट माने 6.022 इंटू 10⁻23 एटम के वेट को हम ग्राम एटॉमिक वेट कहते हैं। इसी ग्राम एटॉमिक वेट को बेटा मोलार मास भी कहा जाता है। ग्राम एटॉमिक मास क्या है? एक मोल एटम का मास, इसीलिए उसे मोलार मास भी कहा जाता है, क्योंकि वो एक मोल का मास है। किसी भी चीज के, किसी भी एटम के एक मोल एटम का मास है, इसलिए उसे मोलार मास कर भी कहा जाता है। ग्राम एटॉमिक मास ज्यादा यूज नहीं होता है, मोलार मास ही रेफर करते हैं ज्यादा। तो बेटा ग्राम एटॉमिक मास की फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ग्राम एटॉमिक मास होता है बेटा, ग्राम एटॉमिक मास होता है बेटा मास ऑफ वन एटम इनटू एटम्स इन वन मोल। इसी को तो ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं बेटा, कि एक मोल एटम के मास को ग्राम एटॉमिक मास या फिर मोलर मास कहते हैं। यही तो है उसकी डेफिनेशन। तो उसके डेफिनेशन से यही तो फॉर्मूला बनता है कि ग्राम एटॉमिक मास है एक मोल एटम का मास। तो एक मोल कार्बन एटम का मास बता पाएंगे आप? मैं आपके लिए फिर से क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन है बेटा व्हाट इज मास ऑफ वन मोल C12 एटम। आपको एक एटम, पिछले स्लाइड में देखिए हमने एक एटम का मास निकाला था। व्हाट इज द मास ऑफ वन C12 एटम? तो उसका आंसर आया था बेटा 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम। तो अभी इस स्लाइड में मैं पूछ रहा हूं कि एक मोल एटम का मास कितना है? वही कार्बन के C12 कार्बन के एटम का एक मोल एटम का कितना मास है? तो बेटा ऊपर फॉर्मूला है, निकाल लीजिए। तो अभी आपने पढ़ के आया था बेटा, देखिए अब इसका सॉल्यूशन है, एक मिनट देखो, मास ऑफ वन मोल C12 एटम, ये बराबर है बेटा एक कार्बन एटम का मास होता है 12 AMU इंटू एटम्स इन वन मोल। तो एक मोल में कितने एटम होते हैं बेटा? एक मोल में एटम होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23। तो इतने एटम का मास माने एक मोल एटम का मास कहलाता है ग्राम एटॉमिक मास या फिर कहें मोलार मास। तो चलिए इसे सॉल्व करिए। तो बेटा AMU की यहाँ वैल्यू ग्राम में ले लीजिए। अब इसे सॉल्व करिए। जैसे कि देखिए 12, तो AMU की वैल्यू कितनी होगी बेटा? आपने पढ़ रखी थी 1.67 इंटू 10⁻24
इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। अब यहाँ ग्राम लगाइएगा। एक मिनट में फिर से लिख देता हूँ, हैंडराइटिंग थोड़ी कमजोर है बेटा, इनिशियल ले देना। तो 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा। ये जो 1.8 AMU और 1 मोल एटम, इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको पता चलेगा बेटा कि ये इज इक्वल होता है 1 ग्राम के बराबर होता है। 12 इंटू 1 ग्राम। भरोसा नहीं तो आप कैलकुलेटर से कर लीजिए, 1 ग्राम ही आता है। आपने पढ़ भी रखा होगा वो। जैसे कि AMU इज इक्वल टू 1/Na करके आपने पढ़ रखा होगा, यही तो है। 1 इज इक्वल टू AMU इंटू Na। बेटा एक AMU होता है 1/Na। Na कुछ नहीं बेटा, मोल को ही रेफर करते हैं। मोल का जो नंबर है उसे Na करके रेफर करते हैं। मैं अभी नहीं बता रहा था क्योंकि आपको Na किसको रेफर करते हैं बताया नहीं गया था। कोई बात नहीं, हम इसे फिर से बता देंगे। फिलहाल से मैं यहीं से मिटा ही देता हूँ, बाद में भी हम पढ़ेंगे। तो बेटा आपको ये समझ में आया, कोई एटम एटॉमिक मास कांस्टेंट से कितना भारी है, इस चीज को कहते हैं बेटा रेलेटिव एटॉमिक मास। कोई एटम एटॉमिक मास यूनिट से कितना भारी है, उस चीज को कहते हैं बेटा एटॉमिक मास इन AMU। अब बेटा एक मोल, किसी एलिमेंट के एक मोल एटम का जो मास होता है उसे कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास या फिर मोलार मास। यही चीजें आपको मॉलिक्यूल्स के लिए भी होता है। जैसे मॉलिक्यूल का भी रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, मॉलिक्यूल्स का भी एटॉमिक मास होता है AMU में। एटॉमिक मास के बजाय मॉलिक्यूलर मास कह दीजिए। मॉलिक्यूल्स का मोलार मास भी होता है, मोलार मॉलिक्यूलर मास। वही बेटा, तो मोलार मास मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एक मिनट, मॉलिक्यूलर मास होता है सम ऑफ mass of all the atoms present in एक मॉलिक्यूल में जितने एटम है उन सब एटम के मासेस का जब आप एडिशन करते हैं तो आपको मिल जाता है मोलर मास। जैसे कि देखिए H2O का मोलर मास कितना होता है बेटा, H2O का मोलर मास देखिए तो H2O में क्या क्या है बेटा, दो हाइड्रोजन है तो बेटा 2 × 1 प्लस और एक ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का मोलर मास हो गया 16, इसलिए बेटा वाटर का मोलर मास हो गया बेटा 18। अब इसी तरह से आप लीजिए O2 लीजिए तो O2 में क्या है बेटा 2 × 16, दो ऑक्सीजन ही तो है तो ये बना बेटा 32। चीजें ऐसे ही काउंट होते बेटा। और एक लीजिए NO2, करिए आप ये NO2, NO2 में क्या है बेटा, देखिए एक नाइट्रोजन का 14 प्लस 2 ऑक्सीजन है तो 2 × 16 तो ये बेटा 32 और 14 ये आ गया बेटा 46। जैसे हमने पढ़ रखा था
सिर्फ अगर मासेस का रेशियो हो तो उसे कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। अगर देखो सिर्फ 18 कहे, सिर्फ 18, सिर्फ इस चीज को सिर्फ 18 कहा जाए तो 18 है बेटा, वाटर का 18 है रिलेटिव एटॉमिक मास। इसी चीज को कोई कहे 18 AMU तो 18 AMU है बेटा एटॉमिक या फिर कहे मॉलिक्यूलर मास। अगर इसी चीज को कोई कह देता है 18 ग्राम तो बेटा 18 ग्राम माने मोलार मास। अब पिछली स्लाइड में पढ़ा था बेटा 12 इंटू इसका कितना होता है बेटा 12 ग्राम। ग्राम एटॉमिक मास का यूनिट क्या होता है बेटा ग्राम। रिलेटिव एटॉमिक मास का कोई यूनिट नहीं होता डायमेंशन, जैसे एटॉमिक मास का AMU यूनिट है, ग्राम एटॉमिक मास का ग्राम यूनिट है। तो वही तो बात है, रिलेटिव एटॉमिक मास, एटॉमिक मास और मोलार मास तीनों का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वह सेम आती है, बस यूनिट में डिफरेंस आता है। अब सवाल है आपके लिए, ये तीनों का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सेम क्यों आता है? आगे हम पढ़ेंगे जानेंगे, पर फिर भी आपके दिमाग में रखिए ये सवाल। आपके दिमाग में क्वेश्चन का आंसर आता है तो ठीक है, नहीं तो हम बता देंगे। तो बेटा चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा एवरेज एटॉमिक मास और फॉर्मूला मास हम बाद में करेंगे एट द एंड ऑफ लेक्चर, या फिर कहें कल ही होगा। तो चलो बेटा अब आप तैयार हैं मोल कंसेप्ट पढ़ने के लिए, मोल कंसेप्ट सीखने के लिए। तो आपको वो पहली स्लाइड याद है जहां हमने पूछा था हाउ वी गेट मोल नंबर। अब तक हम मोल के बारे में क्या जानते थे बेटा? तो बेटा आप जानते थे मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है इससे, डजन कॉन्सेप्ट से। और 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ये दो चीजें आप जानते थे। जैसे डजन का कॉन्सेप्ट होता है वैसे मोल का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे डजन में 12 एंटिटीज होते हैं वैसे एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज होते हैं। तो हमें जानना था 6.022 इंटू 10⁻23 ये वाला नंबर कैसे आता है। तो बेटा ये वाला नंबर आता है मोल की डेफिनेशन से। हमने मोल को कुछ इस तरह डिफाइन कर रखा है कि यही नंबर आता है। अगर कोई मोल की डेफिनेशन चेंज कर दे तो कोई और नंबर आ जाता, पर आईयूपैक ने इसे एक्सेप्ट कर लिया इस डेफिनेशन को। इसी आईयूपैक ने तो डेफिनेशन दी है इसे स्टैंडर्डाइज करके, तब इससे बदलने का तो कोई इशू ही नहीं बनता। तो बेटा चलो एक मोल की डेफिनेशन क्या कहते हैं? 1 mole is the amount of substance that contain as many particles or entities as there are atoms in exactly 12 gram of C12 isotope। माने ये डेफिनेशन ये कह रही है कि बेटा आपके पास एक सैंपल है जिसमें 12 ग्राम C12 कार्बन एटम। अब इस सैंपल में माने 12 ग्राम C12 आइसोटोप का जो सैंपल है इसमें जितने एटम्स पाए जाएंगे कार्बन के उतने ही नंबर ऑफ एंटिटीज को एक मोल कहा जाएगा। तो अगर मुझे कोई बता दे कि इस सैंपल में कितने नंबर ऑफ एटम हैं तो मुझे पता चल जाएगा कि एक मोल में कितने एंटिटीज होते हैं। तो बेटा इसे कैसे निकाला जाए? तो बेटा अभी आपको पता था कि एक कार्बन एटम, तो आपको पता था कि बेटा 12 AMU होता है, 12 AMU होता है एक C12 एटम के बराबर। वैसे बेटा इसी AMU को अपने ग्राम में भी कन्वर्ट कर किया था। तो एक कार्बन एटम का मास आया था 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। इसमें भी 1 C12 का एटम। तो बेटा 12 ग्राम में कितने एटम, कितने C12 एटम? यही तो डेफिनेशन कह रही है कि बेटा 12 ग्राम के सैंपल में जितने एटम्स होंगे उतने एटम के बराबर एंटिटीज को हम 1 मोल कहेंगे। तो मुझे भी तो यही जानना है कि इस 12 ग्राम के सैंपल में कितने एटम्स है। तो आपने बचपन में वो क्वेश्चन कर रखा था, आपको बचपन में सिखाया गया होगा कि 10 रुपए को 2 पेन, तो 15 रुपए में कितने पेन। तो आप क्या करते थे 15 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10, तो आंसर आता था 3।
तो वो आप क्या करके आंसर निकालते थे, कौन सा मैथमेटिक्स करते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो वही तो सिचुएशन यहाँ है कि इतने ग्राम का एक एटम, तो 12 ग्राम के कितने एटम। जस्ट बेटा आपको उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है इन दोनों का। देख लीजिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम का एक एटम, तो 12 ग्राम के कितने एटम। तो चलो बेटा इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ बेटा 12 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.99 इंटू 10⁻22 सॉरी 23 10⁻23। तो ये बराबर होता है बेटा 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप घर जाकर एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए और आप हाथ से चेक कर लीजिए एक बार करके। जब हाथ से आ जाए तब कैलकुलेटर से कर लीजिए। हाथ से करने से आपका कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाता है ना। मैं फिर से बताता हूं बेटा, आपको ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। मेरे पास एक सैंपल है, उस सैंपल में 12 ग्राम C12 आइसोटोप दे रखा है। अब इस सैंपल में जितने नंबर ऑफ एटम्स हो गए उतने नंबर ऑफ एंटिटीज को हम एक मोल कहेंगे। ये चीज कौन कहता है, ये चीज कहता है इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में एक बार ठीक से पढ़ लीजिए। 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that contain as many particles as there are atoms in exactly 12 gram of C12 आइसोटोप। C12 आइसोटोप के सैंपल में जितने एटम्स होंगे उतने एटम के बराबर के एंटिटीज को हम एक मोल कहेंगे। तो बेटा हमने जाना कि 12 AMU का एक C12 एटम होता है। वैसे ही अब AMU की जगह आप ग्राम में जानना चाहें तो 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम का एक एटम होता है। तो 12 ग्राम में कितने एटम होंगे, इतने ग्राम के एक एटम, तो 12 ग्राम के कितने एटम। बस हमने उसका किया है, यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है, 12 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.99 इंटू 10⁻23। तो आंसर आया बेटा 6.022 इंटू 10⁻23। इस नंबर को कहते हैं बेटा मोल नंबर। इस नंबर को कहते हैं बेटा मोल नंबर। इसी को बेटा डिनोटेड एज Na। जो मोल देने वाले या फिर कहें मोल पर मोल नंबर निकालने के लिए कैलकुलेशंस करने वाले साइंटिफिक कुछ जो भी कैलकुलेशन हुए, प्रैक्टिकल्स हुए, वो करने वाले साइंटिस्ट थे एवोगैड्रो। उनके ऑनर में मोल को एज Na नंबर रिप्रेजेंट या फिर डिनोट किया जाता है। जहाँ पे मोल लिखना है वहां सीधा जाके Na लिख दो, जहाँ मोल नहीं, जहाँ पे मोल का नंबर लिखना है वहां पे Na लिख दो। ज्यादा कन्वीनियंस भी तो हो जाता है रिप्रेजेंट करने में। जब वो क्वेश्चन करेंगे तब आप पाएंगे कि जहां पे 6.022 इंटू 10⁻23 लिखना था वहां सिर्फ Na लिखा पाया जा रहा है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। तो 2 मोल में कितने एटम है, तो 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 करने के बजाय सीधा सीधा बोल दो 2Na है, माने है कितने हैं, 2Na है। बस ऐसे कैलकुलेटिवली आसान चीजें करने के लिए ऐसे लिखते हैं। तो बेटा 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज को हम मोल क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा ये बाय डेफिनेशन आया है। अगर मान लो आगे चल के कल चल के कोई ये बोल दे कि 12 ग्राम में जितने पार्टिकल्स है उतने जितने एटम्स है उतने एंटिटीज को हम मोल नहीं बनेंगे 13 ग्राम। तो अभी तो आपका कन्वेंशन ये है ना बेटा कि बेटा 12 ग्राम C12 में जितने एटम्स होंगे उतने एटम को हम 1 मोल एंटिटीज कहेंगे।
अब कल आकर कोई कह दे कि 13 ग्राम C12 में जितने एटम होंगे उस चीज को हम 1 मोल कहेंगे। आज तो बेटा बाय डेफिनेशन ये आता है, अगर मान लो कल कोई अगर ये कह दे, जो कि गलत है पर कह दे, अज्यूम करने के लिए कह दे, तो तब भी क्या हमें मोल नंबर 6.022 × 10⁻23 ही मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगा बेटा। तो इतने, तब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसा करेंगे? इतने ग्राम का एक एटम, तो 13 ग्राम में कितने एटम? तो बेटा 12 ग्राम में इतने एटम है, इसीलिए 6.022 × 10⁻23 ये नंबर आता है। 13 ग्राम में उतने एटम नहीं होंगे, 13 ग्राम में कुछ ज्यादा एटम होंगे। तो ये नंबर सिर्फ डेफिनेशन से आता है। अगर कोई डेफिनेशन बदल दे तो मोल नंबर भी बदल सकता है, तो कोई डेफिनेशन बदलेगा नहीं, इसलिए मोल नंबर भी नहीं बदलता है। पर मान लो कोई किसी आइडियल से एग्जामिनर मिल जाए, वो आपके क्वेश्चन में अज्यूम करने के लिए बोल दे और मोल की डेफिनेशन बदल दे, तब जाकर मोल का, एक मोल का मास भी बदल सकता है, एक मोल के एंटिटीज भी बदल सकते हैं, क्योंकि हमने डिफाइन ही एक दूसरे के रिलेट में किया है। 12 ग्राम में जितने एटम्स होंगे उतने को हम 1 मोल कहेंगे। अगर मान लो कल जाकर कोई इस एटम के नंबर 6.022 × 10⁻23 एंटिटीज को कम ज्यादा कर दे, मगर मान लो इस नंबर ऑफ एंटिटीज से, n नंबर ऑफ एंटिटीज से कोई बोल दे कम नंबर ऑफ एंटिटीज को हम 1 मोल मानेंगे, तो एक ग्राम में जो मास है वो भी तो चेंज होगा 1 मोल का। दोनों इंटरडिपेंडेंट है। इतने नंबर ऑफ एंटिटीज का मास 12 ग्राम आता है, 12 ग्राम में इतने नंबर ऑफ एंटिटीज पाए जाते हैं। समझ पा रहे हैं आप कि बेटा 12 ग्राम में n नंबर ऑफ एंटिटीज पाए जाते हैं, और n नंबर ऑफ एंटिटीज का वेट 12 ग्राम आता है, मतलब C12 कार्बन का। सारे एंटिटीज का नहीं आता, ऑक्सीजन का कुछ अलग आता है। आपका एक कार्बन, मतलब एक मोल कार्बन का वेट 12 ग्राम क्यों आता है? 12 ग्राम ही क्यों आता है, 13 ग्राम क्यों नहीं? क्योंकि बेटा हमने मोल को डिफाइन ही वैसे किया है, और डिफाइन हमने जानबूझ के 12 ग्राम का ही किया है। क्यों किया है 12 ग्राम का ही जानबूझ के डिफाइन? क्योंकि बेटा पहले से रिलेटिव एटॉमिक मास 12 ही आ रहे थे ना, तो हमें मोल का भी एक ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए थी जो कि यूज करने के लिए, कन्वीनियंस के लिए इजी बनाए, ना कि हार्डर बनाए। इसीलिए बेटा हमने 12 ग्राम के जितने एटम्स होंगे C12 के सैंपल के, उतने ही एटम्स को हमने 1 मोल कहा। अब समझ में आएगा? इसी चीज के लिए आपकी एनसीईआरटी कहती है कि द मोलर मास इन ग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। जितना एमयू में आता है उतना ही ग्राम में आता है। ग्राम में उतना क्यों आता है? क्योंकि हमने जानबूझ के एक मोल को वैसे डिफाइन किया है कि वो उतना ही आए। तो चलो बेटा इस पे एक क्वेश्चन हो जाए। तो बेटा देखो एग्जामिनर कितना चालाक है। एग्जामिनर कहता है इफ एवोगाड्रो नंबर Na is changed from 6.022 × 10⁻23 per mole to 6.022 × 10⁻20 per mole, तब क्या चेंजेस होंगे? तो बेटा यही तो कह रहा है कि एग्जामिनर, अब क्या होता है बेटा 1 मोल में कितने एंटिटीज होते हैं बेटा? 6.022 × 10⁻23। अब एग्जामिनर कह रहा है कि अगर ये चेंज कर दे कि 1 मोल में 6.022 × 10⁻20 एटम्स हो, तो नीचे ऑप्शन दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा बदल होगा? तो बेटा फर्स्ट स्टेटमेंट है डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट्स ऑफ ग्राम। बिल्कुल नहीं बेटा। कल आगे चल के कल कोई आके बोल दे कि 12 केले को हम डजन नहीं बोलेंगे, 13 केले को डजन बोलेंगे, तो क्या केले के वेट पे फर्क पड़ता है क्या? मोल एक काउंटिंग यूनिट है ना, तो 12 केले के बजाय 13 केले को कोई डजन बोल दे, तो केले के वेट का और 12 या 13 केले को डजन बोलने का क्या मतलब है, क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं।
बेटा हम मोल से सिर्फ उसके नंबर ऑफ एंटिटीज काउंट करते हैं, और ये नंबर ऑफ एंटिटीज काउंट करने का जो एक नंबर आना चाहिए था, उसलिए हमने 12 ग्राम जानबूझ के लिया था। हमें बस एक नंबर चाहिए था, वो नंबर पाने के लिए हमने 12 ग्राम का मास लिया था। अब मास का और नंबर ऑफ एंटिटीज का कोई लेन देन नहीं है। अगर हम नंबर ऑफ एक मोल के नंबर ऑफ एंटिटीज चेंज कर दे तो बेटा बिल्कुल मास ऊपर नीचे हो जाएगा, पर मास का ग्राम में क्या लेन देन है, कोई लेन देन नहीं। अगला स्टेटमेंट है बेटा, द रेशियो ऑफ केमिकल स्पीशीज टू ईच अदर इन बैलेंस्ड इक्वेशन। बिल्कुल नहीं बेटा, एक केमिकल प्रॉपर्टी आप एटम्स को कैसे काउंट करते हैं उससे थोड़ी ना चेंज होगी। अब वही तो बात हुई, 12 बनाने की बजाय 13 बनाना को कोई डजन बोले तो क्या बनाना की टेस्ट चेंज होती है? बनाना की टेस्ट उसके केमिकल प्रॉपर्टीज से आती है ना बेटा। तो आप बनाना को किस तरह काउंट करते हैं इससे थोड़ी ना बनाना का टेस्ट बदलेगा। अगला है बेटा, रेशियो ऑफ एलिमेंट टू ईच अदर इन अ कंपाउंड। फिर से वही बात बेटा, ये केमिकल प्रॉपर्टी है, कितने हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ेंगे वो तो बेटा उस एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है ना, या फिर तुम कैसे उसे काउंट करते हो उस पर डिपेंड करेगा? बिल्कुल नहीं बेटा, वो केमिकल प्रॉपर्टी है। तो बेटा ये तीनों स्टेटमेंट गलत है। अब चौथा स्टेटमेंट है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन। बिल्कुल बेटा, कार्बन के एक एटम का मास चेंज हो रहा है क्या? नहीं, कार्बन के एक मोल एटम का मास चेंज हो रहा है। अगर आपने मोल की डेफिनेशन बदल दी तो एक मोल कार्बन का क्यों नहीं चेंज होगा? एक मोल में कैसे निकालते थे आप? एक मोल कार्बन का मास कैसे निकालते थे? एक एटम कार्बन के एक एटम का मास मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल। अगर कोई नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ही चेंज करते तो बेटा ये जो 12 आता था वो क्यों नहीं चेंज होगा? वही तो कह रहा है यहाँ पे। तो बेटा ये बनता है ऑप्शन आपका करेक्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मोल नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 इसलिए आता है क्योंकि हमने उसे वैसे डिफाइन किया है। यह समझना बहुत जरूरी है कि मोल को हमने वैसे ही डिफाइन किया है, इसीलिए वो नंबर आता है, ना कि किसी के मन में आया इसलिए लिख दिया। उसके डेफिनेशन से आता है और वो उस डेफिनेशन को हमने स्टैंडर्ड मान लिया है। चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अब आपको क्वेश्चंस करने हैं, इस क्वेश्चन से आप ज्यादा समझ पाएंगे कि मोल कैलकुलेशन कैसे होता है। तो बेटा मोल के 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा मोल पे? 3 टाइप्स। 3 टाइप्स व्हेन पहला होता है बेटा मास इज गिवन। दूसरा होता है बेटा when volume is given। बेटा नहीं, दूसरा हम एंटिटीज लेंगे। दूसरा होता है बेटा when entities are given। और तीसरा होता है बेटा when volume of sample is given। बेटा जब मान लो अगर कोई आपको किसी एलिमेंट के सब्सटेंस का मास दे दे और बोले कि इस सैंपल के मास में उस एलिमेंट के कितने मोल्स प्रेजेंट है, तो आप क्या करेंगे? तो आप सीधे सीधे उस मास को एक मोल का, उस सब्सटेंस के एक एलिमेंट का एक मोल का मास क्या होता है उससे आप डिवाइड कर देंगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि उस मास में कितने मोल्स प्रेजेंट है। तो बेटा जब कोई भी आपको सैंपल का मास दिया जाए तो मोल का फॉर्मूला होता है, मोल, इस मोल को n से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करते हैं। मोल n इज इक्वल टू बेटा गिवन मास अपॉन मोलर मास। माने अगर आपको कोई सैंपल दे दिया जाए, उसका मास बता दिया जाए और वो सब्सटेंस कौन सा है उस सैंपल में बता दिया जाए, तो आप उस सैंपल में प्रेजेंट होने वाले मोल्स निकाल सकते हैं।
वो मोल्स कैसे निकालने हैं कि बेटा उस गिवन सैंपल को उसी सैंपल के एक मोल एलिमेंट का, एक मोल एटम्स का जो मास होता होगा उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तभी तो पता चलेगा ना कि बेटा एक मोल के मास से जब आप मल्टीप्लाई में डिवाइड, जब आप एक मोल उस एटम का, उस मॉलिक्यूल का आप जो कि मोलर मास होगा उससे डिवाइड करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि उस सैंपल में कितने मोल्स हैं। तो बेटा आपका फॉर्मूला बना गिवन मास अपॉन मोलर मास। चलिए इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन, आपको कुछ सैंपल दिए गए, उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है ये बताना है सिर्फ आपको। बेटा पहला सैंपल है 44 ग्राम ऑफ CO2। तो बेटा अभी आपने पढ़ा मोल का फॉर्मूला होता है जब मास दिया हो, तो मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो बेटा पहले सैंपल में देखिए गिवन मास कितना है, ये देखिए पहले सैंपल में गिवन मास कितना है 44 है, 44 ग्राम। और बेटा और सैंपल किस चीज का है, कार्बन डाइऑक्साइड का है। तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन 1 ऑक्सीजन 2 44 ग्राम होता है। तो नीचे आया बेटा मोलर मास 44 डिवाइड बाय 44, इसमें आया बेटा 1 मोल। तो बेटा हमारे पास जो सैंपल है 44 ग्राम ऑफ CO2 का, इसमें हमने पाया कि 1 मोल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है CO2। अब बेटा दूसरा सैंपल लीजिए, दूसरे सैंपल में देखिए मोल्स N इज इक्वल टू गिवन मास, देखिए गिवन मास दे रखा है 48 ग्राम। किस चीज का सैंपल है, O3 का सैंपल है। O3 का मोलर मास कितना होता है, ये भी वापस आ गया बेटा 48 ग्राम ही होता है। तो बेटा ये भी आ गया 1 मोल। अब लीजिए आप तीसरा सैंपल, चलिए करिए आप तीसरा सैंपल अपने मन से करिए। फॉर्मूला है बेटा गिवन मास अपॉन मोलर मास। फॉर्मूला आपको याद रखना है, जब सैंपल का मास दे रखा हो तो उस सैंपल के एक मोल एंटिटीज का जो मास होगा, माने मोलर मास जो होगा, उससे डिवाइड कर दीजिए तो आपको एक मोल तो आपको उस सैंपल में कितने मोल है वो पता चल जाएगा। चलिए देखिए तो तीसरा सैंपल में देखिए, तीसरे सैंपल के मोल निकालने हैं। तो बेटा तीसरे सैंपल में गिवन मास कितना दे रखा है, तो तीसरे सैंपल में गिवन मास दे रखा है बेटा 8 ग्राम। तो लिख लीजिए ऊपर 8 ग्राम गिवन मास में। और मोलर मास कितना होता है बेटा H2 का 2 ग्राम। तो बेटा 8/2, तो बेटा ये बना 4 मोल। अब चौथा सैंपल आप कर लीजिए खुद से। चलिए आगे आंसर चौथे सैंपल का, बहुत आसान है बेटा। अब ये करने में भी आप इतना टाइम लगाएंगे क्या। बेटा चौथा सैंपल बनता है मोल N इज इक्वल टू गिवन मास है बेटा 64, SO2 का मोलर मास भी होता है बेटा 64 इज इक्वल टू होता है बेटा 1 मोल। हमें 4 सैंपल दिए गए थे, 4 सैंपल का हमें मास पता था और उतने मास में कितने मोल्स है, कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे ये हमसे पूछा गया था। तो हमने उस गिवन मास को उस सैंपल के एक मोल एंटिटीज का जो मास होता है उससे डिवाइड कर दिया, तो हमें पता चला उस सैंपल में कितने मोल्स प्रेजेंट है। ऐसे आपके नीट में भी सवाल आते हैं। देखिए ये रहा सवाल आपके नीट 2011 का, ध्यान से पढ़िए। विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो बेटा आप मुझे बताइए 15 डजन केले में ज्यादा केले होंगे, ज्यादा केले यूनिट होंगे, 15 डजन केलों में ज्यादा केले होंगे या फिर 20 डजन केले में ज्यादा केले होंगे। बिल्कुल 20 डजन वाले में ना, तो माने जिस सैंपल के ज्यादा डजन उस सैंपल में ज्यादा केले। वैसे ही बेटा जिस सैंपल के ज्यादा मोल उस सैंपल में ज्यादा मॉलिक्यूल्स। आप मोल से क्या काउंट करते हैं, मॉलिक्यूल्स ही तो काउंट करते हैं। तो मान लो ज्यादा मोल्स तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स। वहीं नीचे सैंपल में आपको
उस सैंपल का मास दे रखा है, वो किस चीज का सैंपल किस चीज का सैंपल है वो भी दे रखा है। तो बस आपको उसमें कितने मोल से बताने हैं, कितने मोल से निकालने हैं। जिस सैंपल में ज्यादा मोल्स होंगे उसी सैंपल में ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। अब आप ऑप्शन को ठीक से लिखिए। 44 ग्राम ऑफ CO2, 48 ग्राम ऑफ O3, 8 ग्राम ऑफ H2, 64 ग्राम ऑफ SO2। देखिए यही 4 सैंपल है, यही 4 सैंपल तो आए थे ऑप्शन में। अब देखिए कौन से सैंपल में ज्यादा मोल्स पाए गए। देखिए तीनों सैंपल में 1 पाया गया और एक सैंपल है जिसमें कि 4 मोल्स पाए गए। तो सैंपल है बेटा 8 ग्राम ऑफ H2। तो बेटा इस क्वेश्चन में इन सैंपल दिए गए सैंपल में सबसे ज्यादा मोल पाए गए 8 ग्राम ऑफ H2 में। तो जिस सैंपल में ज्यादा मोल्स पाए गए उसी सैंपल में ज्यादा मॉलिक्यूल्स भी पाए जाएंगे। आंसर आता है तो बेटा 8 ग्राम ऑफ H2। अगला सवाल सेम सवाल है बेटा, देखो which has maximum molecule। मास दे रखा है सैंपल का और सैंपल में कितने मोल से पूछा है। तो चलिए एक बार आप लगाइए, अब मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं आपके लिए। मोल्स होते हैं N इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास आपको दिया है, मोलर मास आपको बचपन से पता है, नहीं पता है तो याद कर लो, उस पर कोई ऑप्शन नहीं बेटा। मोलर मास याद ही होनी चाहिए आपको। लगाइए जल्दी जल्दी फॉर्मूला लगाइए और आंसर बताइए झटपट। अगर आप लाइव नहीं बता रहे तो तभी भी नीचे कमेंट कर दीजिए कि किस चीज में कितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ऑब्वियसली पहला लेक्चर है, हम रिकॉर्ड लाइव कर रहे हैं यूट्यूब पे, पर आप लाइव देख नहीं रही। तो जब भी आप देख रहे हो तब आप बेटा कमेंट कर दीजिएगा आंसर। कमेंट करने से 2 फायदे होते हैं। एक तो आपको पता चल जाता है कि आपका आंसर सही है गलत, मतलब मैंने बताने से पहले। और दूसरा ये फायदा हो जाता है कि बेटा हमारी वीडियो रैंक हो जाती है। जिस चीज पे ज्यादा वीडियो पे लाइक कमेंट होते हैं वो चीज एल्गोरिदम के हिसाब से टॉप रैंक पे आ जाती है। तो ये क्वेश्चन का सवाल है बेटा। पहला सैंपल लीजिए। पहला सैंपल है बेटा 7 ग्राम ऑफ N2। तो गिवन मास क्या होगा बेटा 7 ग्राम। N2 का मोलर मास कितना होता है बेटा 28। करिए सॉल्व। 7 4 are 28, तो इसका आंसर आता है बेटा 1/4 इज इक्वल टू 0.25 मोल। पहले सैंपल में कितने पाए गए बेटा 0.25 मोल्स। अब दूसरा सैंपल लीजिए। दूसरे सैंपल में देखिए 2 ग्राम ऑफ H2 दे रखा है, ये देखिए 2 ग्राम ऑफ H2। तो गिवन है 2, मोलर मास होता है H2 का 2, तो बेटा ये आया 1 मोल। बेटा ये आता है 0.25 मोल्स ऑफ N2। अब तीसरा सैंपल लीजिए 16 ग्राम ऑफ NO2। देखिए मोल्स N इक्वल टू गिवन मास है बेटा 16। NO2 का मोलर मास होता है बेटा, नाइट्रोजन होगा बेटा 14, ऑक्सीजन होगा 32, तो आया बेटा 46। ये भी आया बेटा 64। 16 4 40, नहीं ये गलत हो रहा है। 16 ग्राम दे रखा है, नाइट्रोजन हुआ बेटा 14 और 32, तो 30 और 10 हुए बेटा 42 46, बिल्कुल बेटा 46 ही। इसका सॉल्यूशन आप देख लीजिए, मुझे याद ठीक से पॉइंट में आता है शायद समथिंग मोल्स ऑफ NO2 समथिंग, क्यों निकाल नहीं लिखते। 16 दूनी 32, 16 त्रिक 48, 16 चौक 52। बेटा ये 1/3 के करीब है,
करीब करीब है, इक्विवेलेंट है, पक्का नहीं है, आप देख लीजिएगा इसका। चौथा सैंपल है बेटा मोल्स N is equal to 16 ग्राम ऑफ O2। बेटा गिवन मास है 16, O2 का मोलर मास होता है 32, तो बेटा ये बना 1/2, तो इसमें आया बेटा 0.5 मोल्स ऑफ NO2। अब देख लीजिए 4 सैंपल में से किस सैंपल में ज्यादा मोल्स पाए गए, तो बेटा ज्यादा मोल्स पाए गए इस सेकंड वाले सैंपल में 1 मोल, तो ऑप्शन बना सेकंड। 1 मिनट ऐसे कैसे जा रहा है, आ गया 2 ग्राम ऑफ H2। बिल्कुल बेटा ऐसे सवाल आते हैं आपको डीपीपी में, आज के डीपीपी में बहुत सारे सवाल ऐसे मिल जाएंगे जो कि मोल सीधा सीधा कैलकुलेशन बेस्ड है। आपको सैंपल का गिवन मास पता होता है, बस मोलर मास से डिवाइड करना है, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन आपके नीट में आते हैं, हम आपको नीट के पीवाईक्यूज ही करा रहे हैं, देख लीजिए नीट 2002 में ये सवाल आया था। पता नहीं क्यों अब फ्लटर कर रही है पेन, शायद टाइम हो गया। हम बेटा 45 मिनट से ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाते, अब 45 मिनट से ज़्यादा हुआ, जैसे मैं देख रहा हूँ 1 घंटे से ऊपर चला गया, कोई बात नहीं, कंप्लीट करके ही जाएंगे। देखिए बेटा अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन H2 and O2 गैसेस इन द रेशियो ऑफ 1:4 वेट बाय वेट। गौर करिए वेट बाय वेट। व्हाट इज द मोलर रेशियो ऑफ 2 गैसेस इन द मिक्सचर। बेटा आपके पास एक कंटेनर है जिसमें गैसेस का मिक्सचर है। कौन कौन से गैसेस का मिक्सचर है, H2 और O2। और उस कंटेनर में H2 का वेट क्या है और O2 का वेट का रेशियो पता है, एक्चुअल वेट नहीं दिए गए, उनके वेट का रेशियो दिया गया है और पूछ रहा है उनके नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो, माने मोलार रेशियो क्या होगा। गिवन है वेट का रेशियो, पूछ रहा है बेटा मोलार का रेशियो, मोल्स का रेशियो। जब आपको वेट गिवन होता है तब आपको पता है मोल्स कैसे निकलते हैं, उससे मोलार मास से डिवाइड करते हैं। जब आपको वेट का रेशियो दिया गया है, मोल का रेशियो पूछ रहा है, तो क्या करेंगे आप, उसके मोलार मास से डिवाइड करेंगे, बस। और क्या, जो आपका वेट का रेशियो है उस वेट के रेशियो को मोलार मास से डिवाइड कर दीजिए तो आ जाता है मोलार रेशियो। सिंपल। माने देखिए क्वेश्चन में बता रहा है बेटा 1/4 ये रेशियो है बेटा H2:O2 का, ये है बेटा वेट बाय वेट रेशियो। हमें मोलार रेशियो निकालना है, तो बेटा मोलार रेशियो निकलेगा 1 डिवाइडेड बाय H2 के मोल्स होते हैं बेटा 2 मोलार मास होता है। ऑक्सीजन का वेट है बेटा 4, ऑक्सीजन का मोलार मास होता है बेटा 32। O2 दे रखा है, ऑक्सीजन नहीं दे रखा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। अब इसे सॉल्व करें तो बेटा आता है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 32, तो ये बेटा 32/8 आया, तो बेटा ये आया 4/1। तो बेटा ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, लगा दीजिए टिक। ऑप्शन आया डी 4/1। आपको मास का रेशियो दे रखा है और मोलार रेशियो पूछ रहा है, तो मास के रेशियो को मोलार मास से डिवाइड कर दीजिए तो मोलार रेशियो आ जाता है। चलिए बेटा आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने बेसिक पढ़ा। कहाँ से पढ़ा, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, एटम क्या होता है, एटम सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मास क्या होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे चार्ज क्या होता है, वो भी पढ़ रखा। उसके बाद हम गए बेटा एटॉमिक मासेस पे, हमने पढ़ा रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। वही चीजें हमने एक मॉलिक्यूल के लिए भी पढ़ी। मॉलिक्यूल का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूल का ग्राम एटॉमिक मास या फिर मोलार मास क्या होता है। फिर हमने पढ़ा बेटा मोल की डेफिनेशन क्या है, हमें मोल नंबर कैसे मिलता है, क्या मोल की डेफिनेशन चेंज करने से एक मोल का जो मास होता है वो डिफर कर सकता है क्या, बिल्कुल डिफर कर सकता है, वही देखा हमने। फिर बेटा हमने मोल की कैलकुलेशन पढ़े। मोल की कैलकुलेशन 3 टाइप के देखे थे। एक होता है जब मास गिवन हो,
दूसरा होता है जब एंटिटीज गिवन हो, सैंपल में आपको एंटिटीज बताया जाए। तो तीसरा होता है बेटा सैंपल का वॉल्यूम बताया जाए। तो आज हमने क्वेश्चन किया बेटा सिर्फ एक के, जब आपको सैंपल का मास बता दिया जाए। तो टाइप 2 और टाइप 3 के क्वेश्चन हम कल करेंगे। फिलहाल के लिए यहीं पर रोक देते हैं। तब तक के लिए बेटा आज आपको मिलेगी डीपीपी। डीपीपी में जाने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें कर लेनी है, जैसे यूनिट कन्वर्जन एंड डायमेंशंस के क्वेश्चन कर लेने हैं। आपको सिग्निफिकेंट फिगर जानना है, बेसिक मैथ कैसे होता है, 10 रेज़ टू पावर का कन्वर्जन कैसे होता है, ये भी आपको सीख लेना है। ये बेटा बेसिक है, ये आपको कहीं सिखाया नहीं जाता है, एटलीस्ट लेक्चर में नहीं सिखाया जाता है। आप ये यूट्यूब पे सर्च करिए, मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो बेटा आप सीधे सीधे जाइए, नीचे आपको जो चैप्टर लिंक दी होती है इंग्लिश एकेडमी ऐप या वेबसाइट की, तो वहाँ जो आपको लेक्चर्स खत्म होते हैं, जहाँ आप लेक्चर्स टैब में जाते हैं तो लेक्चर्स मिलते हैं। लेक्चर्स के नीचे आपको ऐड ऑन वीडियोस करके एक सेक्शन मिलता है। उस सेशन में आपको उस चैप्टर में लगने वाले हर एक बेसिक चीज से एकदम बेसिक मैथमेटिकल टूल भी पढ़ाया जाता है, ताकि हमारा बच्चा कहीं भी चूके नहीं। अगर उसको बेसिक भी कमजोर है तो हम उसका बेसिक भी कवर कराएंगे। जिसका बेसिक कवर है वो ऐड ऑन वीडियो देख ले, मिल जाएगा आपका बेसिक। आपको ऐड ऑन वीडियोस में आपको दे रखा है यूनिट कन्वर्जन पढ़ा रखा है, आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ा रखे हैं। साथ ही साथ आपको जो जो लगेगा वो हम टाइम टू टाइम पढ़ाते रहेंगे। हर चैप्टर में ऐसा ही होता है, ऐड ऑन सेक्शन में आपको सारी चीजें मिल जाती है। थैंक यू बेटा, आई होप आपको समझ आया होगा। लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए और फीडबैक जरूर दीजिए। ये मेरा पहले फर्स्ट एवर लेक्चर था और ये इंग्लिश एकेडमी का भी फर्स्ट एवर लेक्चर है। लेक्चर कैसा रहा, कौन सी चीज़ें समझ में आई, कौन सी चीज़ें समझ में नहीं आई, बता दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए, ताकि हम कल के लेक्चर में इसे कवर कर सके। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, एटलीस्ट इस पॉइंट ऑफ व्यू, इस पॉइंट पे तो पढ़ता ही हूँ। Thank you. Have a good day. Have an endless day.